हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम कवर कर रहे हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की रिवीजन सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट इक्वलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर सभी वीडियोज की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं इक्वलिटी क्या होती है। इक्वलिटी एक प्रकार की फंडामेंटल पॉलिटिकल और मोरल प्रिंसिपल्स है जो वकालत करता है फेयर ट्रीटमेंट की, इक्वल एक्सेस ऑफ राइट्स की बात करता है और सभी को अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, सभी इंडिविजुअल्स को इक्वल। ये जो इक्वलिटी है ये इरिस्पेक्टिव होनी चाहिए उनके कास्ट, क्लास, जेंडर, रेस, रिलीजन्स या अदर जो सोशल डिस्टिंक्शन समाज में पाए जाते हैं उसके आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए, किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाना चाहिए। की फीचर्स क्या है इक्वलिटी की उसकी देख लेते हैं। तो कि पहला है ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है, यानी कि जो एवरीवन है समाज में उनको इक्वल ट्रीटेड किया जाना चाहिए और इक्वल रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए सोसाइटी में। यूनिवर्सल अप्लीकेबल होती है इक्वलिटी, यानी अप्लाई होती है सभी मेंबर्स में जो सोसाइटी में पाए जाते हैं, उनको सभी के साथ इक्वल जो है तो व्यवहार किया जाता है। लीगल प्रोटेक्शंस की बात करता है, यानी इंश्योर करने की बात करती है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ, यानी कानून के समक्ष सभी समान हैं और सभी को समान संरक्षण भी मिलना चाहिए। फिर बैलेंस विथ इक्वलिटी, यानी कि ये फेयरनेस को इंश्योर करने का काम करता है, यानी अगर समाज में डिफरेंट ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है तो डिफरेंटली रूप से ट्रीट किया जा सकता है लोगों को। अगर मार्जिनलाइज ग्रुप के वेलफेयर के लिए काम करना है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है, तो जो डिफरेंट ट्रीटमेंट किया जाता है उसको इन्वॉल्व किया जा सकता है। इसको कहा जाता है बैलेंस विथ इक्विटी। अब आइए एवोल्यूशंस की बात कर लेते हैं जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी है। तो ग्रीक थिंकर जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल दे थे, इनका मानना था कि जो यूनिवर्सल इक्वलिटी है वो अचीव नहीं की जा सकती है, प्रकृति में कुछ इनइक्वलिटीज पाई जाती है। एरिस्टोटल का मानना था कि जो नेचुरल इक्वलिटी है और अनइक्वलिटी है वो नेचुरली पाई जाती है। इसी आधार पर वो स्लेवरी और जेंडर रोल है जो समाज में उसको भी वो जस्टिफाई करते हैं। उनका मानना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्लेव के लिए बने होते हैं, यानी और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मास्टर होते हैं, यानी उन पर रूल करने के लिए होते हैं। इसी प्रकार वो जो वुमेन्स है उनको मेल से इंफीरियर बताते हैं। ये प्रोपोर्शनल इक्वलिटीज की बात करते हैं। इनका मानना है कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल अनइक्वली, यानी जो लोग समान है उसके साथ समान तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन समाज में यदि असमान लोग हैं तो सभी के साथ असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जा सकता है। क्रिश्चियन थियोलॉजी जो मिडिवल पीरियड में थे ये इक्वलिटी ऑफ सोल की बात करते थे बिफोर द गॉड्स। इसी प्रकार सेंट अगस्टाइन और एक्विनास भी स्पिरिचुअल इक्वलिटी की बात करते थे। उनका मानना था कि समाज में जो सोशल हायरार्कीज हैं वो नेचुरल है और डिवाइन ऑर्डरली है, यानी कि वो जो समाज में हायरार्की पाई जाती है या अनइक्वलिटीज पाई जाती है उसको नेचुरल और डिवाइन राइट्स से जोड़कर देखते हैं। केवल भी स्पिरिचुअल इक्वलिटी की बात करते हैं, नहीं कि ईश्वर के समझ सभी समान हैं। तो इस प्रकार मिडिवल पीरियड में जो सोसाइटी थी वहां पर फ्यूडल पाया जाता है, हायरार्कियल का ऑर्डर दिखाई देता है, इनइक्वलिटीज दिखाई जाती है जिसको लेजिटिमेट माना जाता था डिवाइन लॉ के द्वारा। फिर एनलाइटनमेंट का पीरियड आता है जहां पर लिबरल रिवोल्यूशंस होते हैं 17 और 18th सेंचुरी पर। यहाँ से मॉडर्न जो लिबरल थॉट्स है उसका जन्म दिखाई देता है, जहां पर जो थिंकर्स हैं वो इंडिविजुअल राइट्स और इक्वलिटी की बात करते हैं। इक्वलिटी सेंट्रल कॉन्सेप्ट बन जाता है डिबेट्स का। जॉन लॉक कहते हैं ऑल मैन आर नेचुरली इक्वल इन राइट्स, यानी लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी के जो राइट्स है उसको उसमें मानते हैं कि सभी को नेचुरली रूप से इक्वल अधिकार मिला हुआ है। वो परफेक्ट इक्वलिटी की बात करते थे। जॉन लॉक जो है तो परफेक्ट इक्वलिटी की बात करते थे। फिर रूसो जो आते हैं वो सोशल इनइक्वलिटीज के खिलाफ आर्गू करते हैं। इनका जो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है ओरिजिन ऑफ, इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है उसमें भी बात करते हैं, ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटीज जो इनके बुक है उसमें भी ये बात करते हैं। और ये नेचुरल और कन्वेंशनल जो इक्वलिटीज होती हैं उसमें वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। उनका मानना है कि कुछ व्यक्तियों के नेचुरल इक्वलिटीज पाई जाती है समाज में, जैसे एज के आधार पे, हेल्थ के आधार पे, या बॉडली स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है, क्वालिटी ऑफ माइंड और सोल अलग अलग हो सकते हैं, इनको वो नेचुरल
इक्वलिटी या फिजिकल इनइक्वलिटीज बताते हैं। दूसरा, वो कन्वेंशनल इक्वलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें लोगों के पास इनइक्वलिटीज होती है डिफरेंट प्रिविलेजेस की वजह से। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं वो इंजॉय करते हैं ज़्यादा प्रिविलेजेस, जैसे कि वेल्थ का प्रिविलेज है, प्रेस्टीज है, पावर है। तो इस प्रकार रूसो कन्वेंशनल और नेचुरल जो इनइक्वलिटीज है उसकी बात करते हैं। थॉमस जेफरसन जॉन लॉक के आइडिया से इंस्पायर होकर यूएस जो डिक्लेरेशन होता है इंडिपेंडेंस में, उसमें बात करते हैं ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, यानी ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। ये थॉमस जेफरसन के द्वारा डिक्लेयर किया गया था यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में। फिर 19th और 20th सेंचुरी में सोशल और इकोनॉमिक जो इक्वलिटीज है उसका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। ये फॉर्मल जो इक्वलिटीज रहती है, जो अभी तक कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी का, जो पैट्रियार्कल माइंडसेट से या जो शोषण पर आधारित इक्वलिटीज थी उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ये क्रिटिसिज्म सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट या फेमिनिस्ट थिंकर्स के द्वारा आते हैं। कार्ल मार्क्स लीगल इक्वलिटी को कहते हैं कि ये बुर्जुआजी इल्यूजन्स है। सभी को इक्वल रूप से तभी ट्रीट किया जा सकता है या सभी इक्वल तभी हो सकते हैं जब इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी और एवोल्यूशन कर दिया जाएगा प्राइवेट प्रॉपर्टी की, यानी वो कम्युनिज्म की जो साम्यवाद की व्यवस्था है उसकी वो कल्पना करते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल सपोर्ट करते हैं जेंडर इक्वलिटीज को और रिफॉर्म करने की बात करते हैं एजुकेशन और प्रॉपर्टी लॉज में, यानी जो जेंडर है यानी फीमेल जो है उनको भी इक्वल राइट ऑफ एजुकेशन होना चाहिए और प्रॉपर्टी जो राइट्स है उसमें भी इक्वल राइट मिलना चाहिए। फिर जब वेलफेयर स्टेट्स का उदय होता है, यानी कॉन्सेप्ट जो डेवलप होता है, इसमें इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटीज है, इकोनॉमिक जो इनइक्वलिटीज है उसको रिड्यूस करने की बात की जाती है रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। फेमिनिस्ट मूवमेंट और एंटी कॉलोनियल जो स्ट्रगल होते हैं, यहाँ पर भी जेंडर, रेस और पोस्ट कॉलोनियल जो सोसाइटीज है वहाँ पर इक्वलिटी को इंश्योर करने के लिए ये मूवमेंट्स चलते हैं, इंश्योर करने की बात की जाती है। इसके बाद कंटेम्प्रेरी इरा होता है जिसमें सब्सटेंटिव और इंटरसेक्शनल इक्वलिटी की बात की जाती है। जो सब्सटेंशियल इक्वलिटी है ये इक्वल आउटकम और इक्विटी से आगे की बात है, जहां पर इक्वलिटी सभी को इक्वलिटी इंश्योर करने की बात की जाती है, जैसे कि जॉन लॉक कहते हैं। जॉन लॉक का मानना है कि जो इनइक्वलिटीज होती है उसको जस्टिफाई किया जा सकता है कब, जब ये लीस्ट एडवांटेज जो लोग हैं उनको बेनिफिट करे, यानी अगर जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के हैं, जो लीस्ट एडवांटेज कंडीशंस में है समाज में, अगर उनके लिए अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसको जस्टिफाई करते हैं जॉन रॉस। इसी प्रकार अमर्त्य सेन और मार्था नुसमन डेवलप करते हैं कैपेबिलिटीज अप्रोच को, जहां पर सभी इंडिविजुअल्स की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की बात करते हैं ताकि जो उन रियल फ्रीडम है उसको वो एंजॉय कर सकें। इसी प्रकार क्रेंसा जो है तो इंटरसेक्शनलिटी इक्वलिटी की बात करते हैं और वो कहते हैं कि समाज में कई सारे ऐसे फैक्टर होते हैं, ओवरलैपिंग सिस्टम पाया जाता है जिससे डिसएडवांटेज होता है कुछ सेक्शंस का, जैसे कास्ट प्लस जेंडर्स के दोनों के आधार पे भी, यानी कई फैक्टर्स होते हैं एक इंडिविजुअल्स के जीवन में जिससे उसको डिसएडवांटेज समाज में देखना पड़ता है। फिर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जैसे कि यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक है, ये इक्वलिटी को डेवलपमेंटल गोल्स की तरह देखते हैं। अगर जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10वां है वो रिड्यूस इनइक्वलिटीज की बात करते हैं, यानी इक्वलिटी के थ्रू ही डेवलपमेंट किया जा सकता है, ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का मानना है। कुछ थिंकर्स हैं, विचारक हैं, जैसे कि आर.एस. तानवे, हेराल्ड जे लास्की, सी.बी. मैकफर्सन। इनका मानना है कि जो लिबर्टी और इक्वलिटी होती है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है और ये मानते हैं कि जो सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी है ये विदाउट अगर जो इक्वलिटी है, इक्वलिटी नहीं रहेगी सोशल और इकोनॉमिक, तो लिबर्टी को व्यक्ति इंजॉय नहीं कर पाएंगे। यानी लिबर्टी के लिए जरूरी है कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी समाज में इंश्योर किया जा सके। एलेक्स टी टॉकविले, लॉर्ड एक्टन, इजिया बर्लिन, एफ.ए. हायक ये इक्वलिटी को एज ए पोटेंशियल थ्रेट मानते हैं लिबर्टी के लिए। इनका मानना है कि अगर इक्वलिटी को इन्फोर्स किया जाएगा, जबरदस्ती इक्वलिटी लाने की कोशिश की जाएगी, जैसे कि इकोनॉमिक इक्वलिटी, इससे स्टेट का ओवर रीच बढ़ेगा, यानी लोगों के जो जीवन है, इंडिविजुअल्स जो हैं उनमें रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा लगाएगा स्टेट्स, इससे जो इंडिविजुअल्स की फ्रीडम है और चॉइस की जो फ्रीडम है वो खत्म होगी। अब आइए रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझ लेते हैं। तो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये यूनाइटेड स्टेट्स में ओरिजिन होता है, जहां पर डिबेट होती है अफर्मेटिव एक्शंस और कोटा सिस्टम्स को लेकर।
रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का मानना है कि जो पॉलिसीज होनी चाहिए वो फेवर करनी चाहिए मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो है समाज में उनके लिए, और ये अनइंटेंशनली डिसएडवांटेज करती है जो अदर सेक्शंस होते हैं समाज के, सोशल के, उनको स्पेशली जैसे जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी से जो लोग आते हैं उनके लिए डिसएडवांटेज होता है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन में। इसी आधार पर इसको क्रिटिसाइज किया जाता है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को, और कहा जाता है इससे अदर जो लोग हैं, अदर जो सेक्शंस है, उसको पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज बचती हैं। फिर अफर्मेटिव एक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? अफर्मेटिव एक्शन एक प्रकार की पब्लिक पॉलिसी टूल है जिसमें हिस्टोरिकल इनजस्टिस या स्ट्रक्चरल जो इनइक्वालिटीज है उसको करेक्ट करने की कोशिश की जाती है। इसके लिए मेथड अपनाया जाता है रिजर्वेशंस का, कोटा का, कंसेशंस का, रिलैक्सेशन का इन क्वालिफिकेशंस में जो सोशली या इकोनॉमिक रूप से डिसएडवांटेज ग्रुप हैं उनके लिए। इसी ये अप्लाई होती है एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, प्रमोशंस में या पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें। मेरिटोक्रेसी जैसे यंग का कॉन्सेप्ट जो माइकल यंग के द्वारा डेवलप किया जाता है अपनी पुस्तक द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी में, जो 1961 में पब्लिश होती है। इसमें एक हाइपोथेटिकल सोसाइटी को वो डिस्क्राइब करते हैं, कल्पना करते हैं, जहां पर जो सोशल स्टेटस और लीडरशिप का जो रोल्स है वो मोस्ट टैलेंटेड और एजुकेटेड लोगों को पास होता है। तो ये कहते हैं कि जो प्योर मेरिटोक्रेसी होती है ये इग्नोर कर देती है सोशल कॉन्टेक्स्ट या जो प्रिविलेजेस होते हैं लोगों के पास उससे, जिससे जो इनक्वलिटी है वो समाज में बनी रहती है, वो दूर नहीं होती। अब कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो माइकल वार्जर के द्वारा डेवलप किया जाता है अपनी पुस्तक स्फीयर ऑफ जस्टिस में, जिसका कोर आइडिया होता है कि नो सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन अप्लाई टू ऑल गुड्स। यानी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सिंगल जो गुड्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से ना होना चाहिए कि उसका सभी अदर जो गुड्स है उस पर भी उसका प्रभाव देखा जा सके। इसको वो स्फीयर्स के रूप में बताते हैं, जैसे एजुकेशन एक स्फीयर हो गया, हेल्थ, वेल्थ, ऑफिस रिकॉग्निशन, ये सभी एक एक स्फीयर है। तो यहाँ मानना है इनका कि जो ईच स्फीयर होता है उसकी ओन लॉजिक और प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और वो कहते हैं कि इनका जो एम है कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का वो प्रिवेंट करना है डोमिनेंस ऑफ वन स्फीयर ओवर अदर्स, यानी जैसे कि मनी है तो इसका इन्फ्लुएंस अदर जो स्फीयर है उस पर नहीं दिखाई देना चाहिए, ताकि समाज में प्लूरिस्टिक्स और फेयर जो सोसाइटी है उसको इंश्योर किया जा सके। अब देखते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि इक्वल लीगल राइट और ड्यूटी होना चाहिए सभी इंडिविजुअल्स के लिए। कानून की नज़र में लॉ के जो कानून है उसके नज़र में सभी लोग क्या हैं, इक्वल हैं, और सभी को इक्वल प्रोटेक्शंस मिलना चाहिए उनकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का। अगर कोई व्यक्ति लीगल वायलेशंस करता है, कानून को तोड़ता है, तो उसको लिए इक्वल पनिशमेंट का भी प्रावधान होना चाहिए। लेकिन ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये कुछ रीजनेबल क्लासिफिकेशंस को भी आइडेंटिफाई करती है, उसको मानती है कि जो समाज में डिफरेंट लोग होते हैं उनके डिफरेंट रोल होते हैं, डिफरेंट राइट्स और अपॉर्चुनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। तो इससे जो डिफरेंट ट्रीटमेंट है वो इनएविटेबल है सोसाइटी में कुछ कॉन्टेक्स्ट में, जैसे लार्ड और टीनेट्स हो गए, पुलिस और पब्लिक के बीच जो रिलेशंस होता है तो यहाँ पर डिफरेंट ट्रीटमेंट दिखाई देता है। पुलिस के साथ डिफरेंट तरह से ट्रीट किया जाता है, पब्लिक के साथ अलग। इसको एक तरह से समझ सकते हैं जैसे जजेस हैं तो समाज में जजेस के साथ अलग तरह से ट्रीट होता है और जो आम लोग हैं उसके साथ अलग तरह से। तो यहाँ डिफरेंट ट्रीटमेंट की आवश्यकता भी होती है क्योंकि उनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। एक जजेस को ज़्यादा सिक्योरिटी और ज़्यादा बेनिफिट समय को दिए जाना चाहिए, इसलिए डिफरेंट जो ट्रीटमेंट है वो इनएविटेबल माना जाता है। इसी प्रकार इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून के सभा में जो इक्वल्स हैं उनके साथ इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए, अनइक्वल जो है उनके साथ अनइक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनेट होता है कॉन्सेप्ट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको अडॉप्ट किया जाता है। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको रोक लगाने की बात करता है, चाहे बर्थ, कास्ट, क्रीड, रिलीजन या अदर जो आधार हैं किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये अलाउ करता है रेशनल जो डिस्क्रिमिनेशन है, ताकि जो सोशल जस्टिस है उसको इंश्योर किया जा सके। जैसे रिजर्वेशन दिया जाता है किसी भी कैटेगरी को, SC ST वुमेन्स को या OBC को, इसी प्रकार सेपरेट जो लाइन लगाई जाती है वुमेन्स के लिए या जो दिव्यांग जन है उनके लिए। तो इस प्रकार का जो रेशनल डिस्क्रिमिनेशन है सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए उसको किया जा सकता है। ये रीजन डिफरेंशिएशन इसको माना जाता है, ठीक। तो यानी प्रोटेक्ट किया जाता है अनइक्वल लोगों को, ताकि जो एक्चुअल इक्वलिटी है उसको प्रमोट किया जा सके समाज में।
यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से 18 तक में राइट टू इक्वलिटी को इंश्योर किया गया है, जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ आपका आर्टिकल 14, नॉन डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 और एवोल्यूशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18 में दिया गया है। अब आइए हम लोग टाइप ऑफ इक्वलिटी को देख लेते हैं। तो पहला है लीगल इक्वलिटी, जिसको रूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है। यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट की जाने की बात की जाती है सभी इंडिविजुअल्स को बिफोर द लॉ। इसके की फीचर्स हैं, कोई भी इंडिविजुअल कानून से ऊपर नहीं है, सभी को इक्वल एक्सेस होना चाहिए जस्टिस का और प्रोटेक्शंस का, और कोई भी आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए स्टेट्स के द्वारा। जैसे कि आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। सेकंड जो टाइप है वो पॉलिटिकल इक्वलिटी है। यहाँ पर इक्वल राइट ऑफ ऑल सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस, यानी पॉलिटिकल प्रोसेस में सभी सिटीजन को पार्टिसिपेट करने का इक्वल राइट बात की जाती है पॉलिटिकल इक्वलिटी। जैसे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी सभी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। इक्वल राइट होना चाहिए कंटेस्ट इलेक्शंस, यानी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का सभी के पास बराबर अधिकार होना चाहिए। इक्वल इन्फ्लुएंस होना चाहिए, जो डिसीजन मेकिंग है या लॉ मेकिंग है उसमें सभी व्यक्ति का इक्वल इन्फ्लुएंस होना चाहिए। एग्जाम्पल्स के रूप में देख सकते हैं वन पर्सन वन वोट, जैसे जेरेमी बेंथम का कॉन्सेप्ट जो था। फिर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ उनकी कास्ट क्या है, क्लास क्या है, जेंडर क्या है, इस आधार पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर सोशल इक्वलिटी आती है, जहां पर अब्सेंस होता है किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन का उनके सोशल रिलेशन स्टेटस या अपॉर्चुनिटीज में, यानी सोसाइटी में किसी प्रकार की हायरार्की बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे कास्ट हो, रेस हो, जेंडर हो या रिलीजन्स हो। सभी को इक्वल रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ देखा जाना चाहिए समाज में। और सोशल इंक्लूजन और इंटीग्रेशन की बात की जाती है सोशल इक्वलिटीज में। एग्जाम्पल्स के लिए जैसे कि अनटचेबिलिटी को एवोल्यूशन किया गया है आर्टिकल 17 के तहत, या कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको रोकने की बात की गई है, उसको एवोल्यूशन की बात की गई है इंडिया में। तो ये सोशल इक्वलिटी को दिखाता है। फिर चौथा टाइप है इकोनॉमिक इक्वलिटी। ये यहाँ पर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इनकम और रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है। यहाँ पर गैप को कम करने की बात की जाती है जो रिच और पुअर के बीच पाया जाता है। वेलफेयर स्कीम्स स्टेट्स के द्वारा चलाई जाती है, सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करने की बात की जाती है, रिडक्शंस करने की बात की जाती है, जो पॉवर्टी है और अनएम्प्लॉयमेंट जो समाज में पाया जाता है उसको कम से कम करने की कोशिश की जाती है। तो इसके लिए जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाए जाते हैं, जो रिच है उन पर ज़्यादा टैक्स, जो मिडिल क्लास के उनके काम, और जो पुअर है उनको टैक्स से फ्री भी रखा जाता है। इसी प्रकार मनरेगा का जो स्कीम है इंडिया में, जहाँ पर सभी को एम्प्लॉयमेंट देने की बात की जाती है, या यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात जो डिबेट चल रही है इंडिया में, जहाँ पर सभी के पास बेसिक जो इनकम्स है अपनी लाइफ को जीने के लिए वो इंश्योर किया जा सके। फिर नेक्स्ट जो टाइप है वो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर सभी व्यक्ति के लिए सेम स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, अपने पर्सनल जो डेवलपमेंट है उसके पास जो पोटेंशियल है ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके। ये मेरिट बेस्ड एडवांसमेंट की बात करता है। स्ट्रक्चर जो बैरियर्स हैं सोसाइटी में या स्टेट्स के द्वारा उसको रिमूव करने की बात की जाती है। क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की जाती है। हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। जैसे रिजर्वेशंस और अफर्मेटिव जो एक्शंस है एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, ये लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए तौर पर देखा जाता है। फिर इक्वलिटी ऑफ आउटकम या जो रिजल्ट ओरिएंटेड इक्वलिटी है वो क्या है, तो वो फोकस करती है इक्वलाइजिंग द एंड रिजल्ट, यानी एंड जो रिजल्ट है वहां पर हमको इक्वलिटी दिखाई जानी चाहिए, ना कि केवल स्टार्टिंग कंडीशंस में सभी को सेम अपॉर्चुनिटीज बस केवल मिलना चाहिए। इसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन टू जस्टिस का कॉन्सेप्ट आता है। वेलफेयर सपोर्ट दिया जाता है जो एक्चुअल पैरिटी को इंश्योर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ताकि सभी को इक्वल बेनिफिट्स मिल सके। मे रिक्वायर डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट टू इंश्योर फेयरनेस, अगर डिफरेंट ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता हो तो उसको भी किया जाता है इक्वलिटी ऑफ आउटकम के लिए। जैसे प्रोवाइडिंग फ्री हाउसिंग और एजुकेशन टू इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, सभी के लिए आवास होना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो फ्री हाउसिंग और एजुकेशन को, जैसे सरकार जो शासकीय विद्यालय होती हैं वहाँ पर एजुकेशन फ्री में सभी को मिलने चाहिए, ताकि जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उनको भी ये बेनिफिट्स मिल सके। तो इसको इक्वलिटी ऑफ आउटकम के रूप में देखा जाता है।
फिर मोरल और स्पिरिचुअल इक्वलिटी होती है। इसमें सभी इंडिविजुअल्स को इक्वल डिग्निटी और मोरल वर्थ के साथ देखा जाता है। ये कॉन्सेप्ट जो है तो मानवतावाद और जो रिलीजियस डॉक्ट्रिन है वहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर सभी ह्यूमंस को इक्वल माना जाता है। जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है, जो 1948 में डिक्लेयर होता है, इसमें कहा जाता है ऑल ह्यूमन बीइंग आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, यानी सभी व्यक्ति जन्म से समान होते हैं और सभी को इक्वल डिग्निटी और राइट्स के साथ देखा जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है जेंडर इक्वलिटी, जो कंटेम्प्रेरी डिबेट्स का विषय है, जहां पर इक्वल राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की जाती है सभी जेंडर्स के लिए, ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। जैसे इक्वल पे होना चाहिए सभी जेंडर्स के लिए, रिप्रेजेंटेशन सभी जेंडर को मिलना चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो या एम्प्लॉयमेंट में रिप्रेजेंटेशन हो, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस, वायलेंस से इनको प्रोटेक्ट भी किया जाना चाहिए। पैट्रियार्कल जो नॉर्म है उसको ये चैलेंज करते हैं और जेंडर रोल्स को भी ये डिफाइन करने की बात करते हैं। जैसे इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट जो 1976 का आया, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा इंस्टीट्यूट जो इंडिया में लॉन्च हुआ है, तो ये जेंडर इक्वलिटी को इंश्योर करने की बात करते हैं। अब आइए कुछ मेजर थिंकर्स और उनके जो वर्क्स हैं उसको देख लेते हैं, और एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि बुक्स एंड ऑथर से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर दिखाई देते हैं। तो जेन जैक रूसो की पुस्तक है डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटीज, जो 1917 में पब्लिश होती है। ये इक्वलिटी की बुक है, ठीक, इक्वलिटी। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी आती है 1776 में, 62 में। फिर एलेक्स डी टाकविले की पुस्तक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1835 में। आर एस तानवे की पुस्तक है इक्वलिटी जो 1931 में पब्लिश होती है। इक्विजिटिव सोसाइटी इनकी पुस्तक 1920 में। रिलीजन एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म इनकी बुक है 1926 में पब्लिश होती है। एजुकेशन द सोशलिस्ट पॉलिसी जो बुक है इनकी 1924 में पब्लिश होती है। हेराल्ड जे लास्की स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1935 में पब्लिश होती है, और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड 1938 में इनकी बुक पब्लिश्ड होती है। अर्नेस्ट बार्कर है, इनकी पुस्तक आती है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी जो 1951 में पब्लिश होती है। सीवी मैकफर्सन की बुक है द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअल्स, डेमोक्रेटिक थ्योरी एसे एंड रिट्रीवल्स, और लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। इसी प्रकार साइमन डी ब्यूमार जो फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं, इनकी पुस्तक है द सेकंड सेक्स जो 1949 में पब्लिश होती है। केट मिलेट की पुस्तक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1970 में पब्लिश होती है। बेट्टी फ्रेडमैन्स की पुस्तक है द फेमाइन मिस्टिक 1963 में पब्लिश होती है। और जर्मेन ग्रीड की पुस्तक है द फीमेल इनॉक जो 1970 में पब्लिश होती है। तो ये सभी बुक इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के दृष्टि से। यहाँ पर समरी टेबल्स दिया गया है, जहाँ पर टाइप ऑफ एक टेबल रो में आपको टाइप दिया गया है, फिर नेक्स्ट फोकस एरिया उस टाइप ऑफ इक्वलिटी का क्या रहा है, और फिर उसके कुछ की एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो ये समरी टेबल जो है आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक। जो जिस टाइप ऑफ इक्वलिटी की हमने डिटेल में बात की है उसी का ये समरी है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है उसको हमने रिवाइज किया यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे पॉलिटिकल नेटवर्क जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको PDF मिलती है हमारे वीडियोज की। और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल्स पॉलिटिकल साइंस लर्निंग को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। धन्यवाद, थैंक यू।